अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप सो आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। कायदे आज़म ऑनलाइन एकेडमी के फ्री सेशन में हम लोग जो है वो ज़ूलॉजी का हमारा आज थर्ड लेक्चर है। इससे पहले सेकंड लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल और इसके अलावा जो है हम लोगों ने डिफरेंट ऑर्गेनेल्स को डिस्कस किया। एक चीज़ लास्ट टाइम मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी कि आप लोगों ने जो ऑर्गेनेलिस वाला और जो सेल का जितना भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, सेकंड लेक्चर के अंदर वो वाला जो पोर्शन है वो सारा आप लोगों ने जो वर्मा और एग्रवाल की बुक है वहाँ से करना है। और एक चीज़ और, वहाँ से बहुत अच्छा ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं, लेकिन आप लोगों ने ऐसी वो जो चीज़ें हैं वो नहीं उठानी, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ को इतना एक्सप्लेन किया गया है कि एक ऑर्गेनेली पे एक चैप्टर पूरा आप लोगों को वहाँ पे मिलेगा। आप लोगों ने क्या करना है, उनको समराइज़ करना है चीज़ों को, और हर टॉपिक पे या हर ऑर्गेनेली को आप लोगों ने जस्ट 20 मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। उनका स्ट्रक्चर, उनका फंक्शंस वगैरह, उनकी केमिकल कंपोजिशन आपने वहाँ से अपने नोट्स बनाने हैं। और इसके अलावा आप लोगों ने जो डायग्राम्स हैं वो ज़रूर करनी है। वो जो वर्मा और एग्रवाल की बुक जो मैंने आपको बताई, जहाँ से आपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं, वहाँ पे आपको जो डायग्राम्स हैं वो बहुत अच्छी नहीं मिलेंगी। तो डायग्राम्स को साथ ऐड करने के लिए और अच्छी डायग्राम स्ट्रक्चर्स की, फंक्शंस की, डिफरेंट ऑर्गेनेल्स की और जनरलाइज्ड सेल की भी वहाँ आप लोगों ने नेट से डाउनलोड करनी है। और जो आपको इजी लगे और क्लियर लगे वो आप लोगों ने उनकी प्रैक्टिस करनी है और उनको अपने नोट्स के अंदर भी ऐड करना है। तो आप लोगों ने जो डायग्राम्स हैं वो नेट से सर्च करनी है और बाकी नोट्स जो हैं वो आप लोगों ने वर्मा और एग्रवाल की बुक से बनानी है। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है ये हमारा एंजाइम्स पे है। तो एंजाइम्स कैटालिसिस, तो हम लोग जो है एंजाइम सबसे पहले देखेंगे कि बेसिकली एंजाइम क्या है, व्हाट इज़ एंजाइम। तो एंजाइम्स जो हैं ये वो सब्सटेंसेस हैं जो कि इंक्रीज़ करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विद इन लिविंग सेल्स। लिविंग सेल्स के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, लिविंग सेल्स के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके रेट ऑफ रिएक्शन को ये इंक्रीज़ करते हैं विदाउट चेंजिंग देमसेल्व्स। अपने आप के अंदर कोई भी तब्दीली लाए बगैर ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। तो ये है डेफिनेशन, सब्सटेंसेस विच इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस विद द लिविंग सेल्स विदाउट चेंजिंग देमसेल्व्स। खुद में कोई भी तब्दीली लाए बगैर ये जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसको इंक्रीज़ करते हैं। इनको हम बोलते हैं एंजाइम। विदन अगर ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अलावा जो होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करते हैं जब सब्सटेंसेस, हम उनको कैटालिसिस बोलते हैं, ठीक है, हम उनको कैटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो जो कैटलिस्ट है वो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो विदाउट एनिमल्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, विदाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स कोई भी जो हमारे पास रिएक्शन को इंक्रीज़ करने वाले, केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज़ करने वाले सब्सटेंसेस हैं, हम उनको कैटलिस्ट बोलते हैं। बट अगर वही सब्सटेंस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अपना रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज़ कर रहा है तो हम उसको एंजाइम बोलेंगे। वो सब्सटेंस जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज़ करते हैं विद इन लिविंग सेल्स विदाउट चेंजिंग देमसेल्व्स, हम उनको एंजाइम्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम देखें तो जो एंजाइम होते हैं ये सबसे पहले डिस्कवर हुए और ये इनको सबसे पहले डिस्कवर किया स्वीडिश केमिस्ट बेरज़िलियस ने। सबसे पहले इनको किसने डिस्कवर किया? स्वीडिश केमिस्ट बेरज़िलियस ने सबसे पहले इनको डिस्कवर किया। इसके अलावा जो एंजाइम्स होते हैं ये सारे के सारे प्रोटीन्स होती हैं। थर्ड वन क्या है?
जो फर्स्ट आइसोलेटेड इंजाइम था, जो फर्स्ट आइसोलेटेड इंजाइम डिस्कवर हुआ वो था यूरेस। यूरिएस भी बोलते हैं इसको, यूरेस भी और यूरिएस भी। तो ये वाला जो है ये यूरिएस, ये फर्स्ट आइसोलेटेड डिस्कवर्ड इंजाइम था। फोर्थ वन, कैटलाइज द केमिकल रिएक्शन नेसेसरी फॉर लाइफ, के लाइफ के लिए केमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो ये उनको कैटलाइज करते हैं। उसके बाद टिपिकली इंक्रीज ऑफ केमिकल रिएक्शन रेट्स 10 to मीन, आप लोग नोट कर लें 10, वो यहाँ पे स्किप मेंशन नहीं है, आप लोग नंबर मेंशन नहीं है, आप लोग नोट डाउन कर लें। 10 to power 10 से लेकर 10 to power 15 तक, 10 की पावर 10 से लेकर 10 की पावर 15 तक जो है, इतने टाइम्स जो हैं ये रिएक्शंस को इंक्रीज करते हैं। उसके बाद है कि बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं उनको अपनी एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए को फैक्टर्स की ज़रूरत होती है, जिन्हें हम को एंजाइम्स बोलते हैं। आप लोगों ने जो चीज़ें मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा लिखवाऊंगी वो आप लोगों ने नोट डाउन करनी है, अपने नोट्स के अंदर लिखनी है। तो आप लोग अगर लिखें यहाँ पे नेचर ऑफ एंजाइम्स, नेचर ऑफ एंजाइम में क्या होगा कि मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। इसके अलावा वो डिपेंड कर रहे होते हैं प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ अ नॉन प्रोटीन कंपोनेंट। वो किस पे डिपेंड कर रहे होते हैं? नॉन प्रोटीन कंपोनेंट की प्रेजेंस या एब्सेंस पे डिपेंड कर रहे होते हैं। विद द एंजाइम, एंजाइम्स कैन एग्जिस्ट एज सिंपल एंजाइम और हॉलो एंजाइम। हमारे पास एंजाइम की 2 टाइप्स हैं, ठीक है, हमारे पास एंजाइम्स की 2 टाइप्स हैं। नेचर के लिहाज से हमारे पास एंजाइम 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं, उसके अलावा ये डिपेंड कर रहे होते हैं अपने जो है नॉन प्रोटीन कंपोनेंट जो होता है या नॉन प्रोटीन पार्ट जो होता है इनका, उनकी प्रेजेंस और एब्सेंस पे ये डिपेंड कर रहे होते हैं। कैसे डिपेंड कर रहे होते हैं कि हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं एंजाइम की। बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज़ सिंपल एंजाइम एंड सेकंड वन इज़ हॉलो एंजाइम। तो इसमें जो सिंपल एंजाइम होते हैं वो कौन से होते हैं? ये वो होते हैं जो सिर्फ प्रोटीन मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल होते हैं। ये वो एंजाइम होते हैं जो कंप्लीट जो है वो प्रोटीन पे मुश्तमिल होते हैं, जिन मतलब उनका होल पोर्शन जो है वो कंप्लीट प्रोटीन ही होता है, ठीक है। तो ये सिर्फ प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। ये सिर्फ एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है या प्रोटीन के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके साथ कोई नॉन प्रोटीन पोर्शन या नॉन प्रोटीन पार्ट जो है वो बाउंड नहीं होता, ठीक है। सिंपल एंजाइम कौन से होते हैं? जो सिर्फ प्रोटीन मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं, उनके साथ कोई नॉन प्रोटीन पोर्शन जो है वो अटैच नहीं होता। अगर सिंपल एंजाइम की एग्जैक्ट डेफिनेशन आप लिखें तो वो है इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स नॉट बाउंड टू एनी नॉन प्रोटीन्स। इसकी एग्जाम्पल आप लोग नोट डाउन करें सिंपल एंजाइम की। इट्स पैनक्रियाटिक राइबोन्यूक्लियेज। सिंपल एंजाइम की एग्जाम्पल हमारे पास है पैनक्रियाटिक राइबोन्यूक्लियेज। इसके स्पेल आप लोग नोट डाउन करें, PAN, आपने स्पेलिंग आप लोग चेक करें एंजाइम के, PANCREATIC, पैनक्रियाटिक राइबोन्यूक्लियेज, RIBONUCLEASE, राइबोन्यूक्लियेज।
ये था सिंपल एंजाइम। उसके बाद हमारे पास आते हैं हॉलो एंजाइम। हॉलो एंजाइम जो है ये हमारे पास प्रोटीन ग्रुप्स के साथ साथ जो है नॉन प्रोटीन कंपोनेंट के साथ भी मिलके बने होते हैं। मीन इनके अंदर दो पोर्शन होते हैं, एक होता है प्रोटीन और दूसरा होता है नॉन प्रोटीन। दो कंपोनेंट्स, प्रोटीन कंपोनेंट और नॉन प्रोटीन कंपोनेंट, दोनों से मिलके बनते हैं। ये होते हैं हॉलो एंजाइम। सिंपल एंजाइम जो सिर्फ प्रोटीन से मिलके बनते हैं, हॉलो एंजाइम जो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पोर्शन पे मुश्तमिल होते हैं। इसके अलावा हमारे पास हम अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें हॉलो एंजाइम की, तो वो है हॉलो एंजाइम इज मेड अप ऑफ प्रोटीन ग्रुप्स and non-protein components, is made up of protein groups and non-protein components। इसमें जो हमारे पास फिर हॉलो एंजाइम के अंदर फर्दर जो प्रोटीन कंपोनेंट होता है हॉलो एंजाइम का जो प्रोटीन कंपोनेंट होता है उसको हम बोलते हैं अपो एंजाइम। जो प्रोटीन पोर्शन होता है हॉलो एंजाइम का, वो कंपोनेंट जो प्रोटीन पे मुश्तमिल होता है, हम उसको बोलते हैं अपो एंजाइम। तो उसके अलावा जो हॉलो एंजाइम का वो पोर्शन जो नॉन प्रोटीन कंपोनेंट पे मुश्तमिल होता है, हम उसको बोलते हैं कोफैक्टर। अब एंजाइम कि बेसिकली कितनी टाइप्स हैं? दो, सिंपल और होलो। सिंपल वो जिनमें जस्ट प्रोटीन्स होती हैं, होलो जिनमें प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पोर्शन दो होते हैं। अब होलो एंजाइम में जो प्रोटीन पोर्शन होता है हम उसको बोलते हैं अपो एंजाइम, और जो नॉन प्रोटीनिशियस पोर्शन होता है, जो नॉन प्रोटीन सब्सटेंस होता है, हम उसको बोलते हैं कोफैक्टर। अब अगर हम देखें जो हमारे पास वो होता है कोफैक्टर, अगर ये कोफैक्टर जो है हमारे पास वो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, ठीक है। अब हम लोगों ने कोफैक्टर को डिस्कस कर रहे हैं। अब कोफैक्टर के अंदर अगर वो कोफैक्टर जो है वो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो हम उसको बोलेंगे कोएंजाइम, ठीक है। हम उसको बोलेंगे कोएंजाइम, ठीक है। अगर कोफैक्टर जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसको हम बोलेंगे कोएंजाइम। लेकिन अगर जो कोफैक्टर है वो इनऑर्गेनिक ग्रुप में से कोई किसी ग्रुप से बिलोंग करता है तो हम उसको बोलेंगे एक्टिवेटर, ठीक है। हम उसको बोलेंगे एक्टिवेटर। फर्स्ट पे हमने पढ़ा एंजाइम, उसके टू टाइप्स, उसमें से फिर हम आगे सिंपल और हॉलो, उसके बाद हम लोग हॉलो में गए। हॉलो के आगे दो पोर्शन थे, अपो एंजाइम और कोफैक्टर। इसमें आगे हम लोग कोफैक्टर को अगर बात करें तो कोफैक्टर जो है इसके आगे हमारे पास दो आए, कोएंजाइम और एक्टिवेटर। कोएंजाइम जो अगर जो नॉन प्रोटीन पोर्शन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो हम उसको बोलेंगे कोएंजाइम, और अगर इनऑर्गेनिक में से है तो हम उसको बोलेंगे एक्टिवेटर। इसी तरह अगर हमारे पास जो कोफैक्टर होता है वो टाइटली बॉन्ड हो अपो एंजाइम के साथ, इस इतना टाइटली बॉन्ड हो कि उसको जो है विदाउट डैमेजिंग एंजाइम को डैमेज किए बगैर हम उसको एंजाइम से, अपो एंजाइम से अलग ना कर सकें, उसको हम बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। कि कोई भी कोफैक्टर जो है वो कोफैक्टर जो है हमारे पास वो इतना टाइटली बॉन्ड हो अपो एंजाइम के साथ कि एंजाइम को डैमेज किए बगैर, तोड़े बगैर हम उसको अपो एंजाइम से अलग ना कर सकें, इसको हम बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। अ प्रोस्थेटिक ग्रुप, तो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी अ प्रोस्थेटिक ग्रुप की? If the cofactor is bound so tightly to the apo enzyme and is difficult to remove without damaging the enzyme, it is sometimes called a prosthetic group. इसके बाद हमारे पास आते हैं कोएंजाइम।
तो जो हमारे पास कोएंजाइम्स हैं ये डेरिवेटिव्स हैं विटामिन्स के। किसके डेरिवेटिव्स हैं? विटामिन्स के। कोएंजाइम्स जो होते हैं ये हमारे पास विटामिन्स के डेरिवेटिव्स होते हैं, जिनके बगैर जो है वो एक एंजाइम जो है वो रिएक्शन जो है वो नहीं कर सकता, जिनके बगैर कोई भी एंजाइम रिएक्शन नहीं कर सकता। Coenzymes are derivatives of vitamins without which the enzyme cannot exhibit any reaction. हमारे पास अगर एक मॉलिक्यूल है कोएंजाइम का तो हमारे पास वो लार्ज नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को जो है वो कन्वर्ट कर सकता है एक एंजाइम की मदद से। हमारे पास जो कोएंजाइम होता है वो एक पर्टिकुलर ग्रुप को सबस्ट्रेट के साथ से अलग भी कर सकता है और सबस्ट्रेट के साथ जो है वो अटैच भी कर सकता है। कोएंजाइम को हम लोग जो है को सबस्ट्रेट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो चेंजेस होते हैं सबस्ट्रेट के अंदर वो कम्प्लीमेंट्री होती हैं उन चेंजेस के जो कोएंजाइम के अंदर होती हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास अगर हम बात करें मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम्स की, तो मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम्स जो होते हैं ये लूज और इजीली डिसोसिएबल कम्प्लेक्स बनाते हैं मेटल के साथ, और इजीली जो है वो इनसे मेटल को हम लोग जो है वो रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, मेटल डीएक्टिवेटेड एंजाइम कौन से होते हैं? जो लूज और इजीली डिसोसिएबल कम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, ये वो एंजाइम होते हैं जो कि मेटल के साथ एक लूज और डिसोसिएबल, जिसको हम इजीली तोड़ सकें, रिलीज कर सकें, वो जो है हमारे पास कम्प्लेक्स बनाते हैं मेटल के साथ मिलके। तो इसको हम बोलते हैं मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम्स। मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम्स फॉर्म ओनली लूज एंड easily dissociable complex with the metal and can easily release the metal without denaturation. इसके अलावा हमारे पास एक और टाइप होती है मेटिलो एंजाइम्स। एक होता है मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम्स। मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम्स जो है वो इजीली हमारे पास जो है हम इजीली मेटल को एंजाइम से अलग कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो मेटिलो एंजाइम होते हैं उसमें जो है वो हम बहुत मुश्किल से मेटल को मॉलिक्यूल से एंजाइम से अलग करते हैं। इवन के प्यूरिफिकेशन के बाद भी बहुत मुश्किल से उसको हम अलग कर सकते हैं। तो ये होती है मेटिलो एंजाइम। मेटिलो जिनसे हम मुश्किल से अलग कर सकते हैं, और मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम जिनसे हम इजीली जो है वो मेटल को रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम की हम अगर बात करें तो हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम हैं, फर्स्ट वन है एक्टिव साइट्स। हमारे पास जितने भी एंजाइम मॉलिक्यूल होते हैं उनके पास एक स्पेशल पॉकेट होती है, क्लिफ्ट होती है, जिसको हम बोलते हैं एक्टिव साइट। एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। आप लोग एंजाइम की जितनी भी डायग्राम्स वगैरह नेट से देखेंगे तो उनमें एक जो है वो एक स्पेसिफिक लूप सा बना होता है, एक स्पेसिफिक क्लिफ्ट सी बनी होती है, उसको पॉकेट सी बनी होती है, तो उसको हम जो है वो एक्टिव साइट बोलते हैं।
हमारे पास जो एक्टिव साइट्स होती हैं वो अमाइनो एसिड चेन्स उनके पास होती हैं। जितने भी एंजाइम की एक्टिव साइट्स हैं उनके पास अमाइनो एसिड चेन्स होती हैं जो कि 3 डायमेंशनल सरफेस जो है वो उसको क्रिएट करती हैं। 3 डायमेंशनल सरफेस को क्रिएट करने के लिए उनके पास एक अमाइनो एसिड्स की डिफरेंट जो है अमाइनो एसिड्स की चेन्स होती हैं। हमारे पास जो एक्टिव साइट्स होती हैं वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करती हैं जिससे जो है एक एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है। एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है। एक्टिव साइट्स और सबस्ट्रेट जो हैं वो आपस में बाइंड करती हैं जिसके बाद हमारे पास जो है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है, जिसके बाद जो है वो एंजाइम सबस्ट्रेट जो है वो कम्प्लेक्स जो है वो कन्वर्ट होता है एंजाइम प्रोडक्ट के अंदर, एपी के अंदर। उसके बाद हमारे पास स्पेसिफिसिटी की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिसिटी जो है वो डिफरेंट एंजाइम्स जो हैं वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए या डिफरेंट सबस्ट्रेट के लिए, डिफरेंट सबस्ट्रेट्स के लिए जो एंजाइम्स हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, डिफरेंट सबस्ट्रेट्स के लिए एंजाइम्स जो हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। लाइक एक एंजाइम है तो वो एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए ही काम करेगा। ठीक है, स्पेसिफिसिटी एंजाइम जो है वो उसको हम लोग डिवाइड करते हैं एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी और स्टीरियो स्पेसिफिसिटी के अंदर। हमारे पास जो स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम है उसको हम डिवाइड करते हैं 2 टाइप्स के अंदर, एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी और स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। अब हमारे पास जो एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी है इसका मतलब है कि एक एंजाइम कैटलाइज or acts on only one substrate। एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी कि एक सिंगल एंजाइम जो है वो कैटलाइज करेगा या एक्ट करेगा सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट के साथ, जिसकी हमारे पास एग्जाम्पल है यूरिएज कैटलाइसिस। यूरिएज कैटलाइसिस हाइड्रोलाइसिस ऑफ यूरिया बट नॉट थ्यूरिया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। स्टीरियो स्पेसिफिसिटी में क्या आता है कि कुछ एंजाइम्स जो हैं वो स्पेसिफिक होते हैं टू ओनली वन आइसोमर, जो सिर्फ एक ही आइसोमर के लिए स्पेसिफिक होते हैं इफ द कंपाउंड इज वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास है ग्लूकोज ऑक्सीडेज जो कि कैटलाइज करता है ऑक्सीडेशन ऑफ बीटा डी ग्लूकोज की। बीटा डी ग्लूकोज की ये ऑक्सीडेशन करता है बट अल्फा डी ग्लूकोज की ये नहीं करता। कि स्टीरियो स्पेसिफिसिटी में क्या होता है कि कुछ एंजाइम्स जो हैं वो स्पेसिफिक होते हैं सिर्फ एक आइसोमर के। ठीक है, एक कंपाउंड का सिर्फ एक आइसोमर जो है उसके लिए ये स्पेसिफिक होते हैं, उनके साथ मिलके ये कैटलाइज भी करते हैं या उन पे एक्ट भी करते हैं। बट हमारे पास उसी मॉलिक्यूल की कोई दूसरी टाइप आ जाए तो ये उनके साथ मिलके जो है वो एक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताई, ग्लूकोज ऑक्सीडेज कैटलाइज करता है ऑक्सीडेशन ऑफ बीटा डी ग्लूकोज की, लेकिन अल्फा डी ग्लूकोज की ये हमारे पास कैटलाइज नहीं करता उसको। इसी तरह ऑर्गेनेज कैटलाइज करता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल अर्जिनिन की, लेकिन जो डी अर्जिनिन है उसकी नहीं करता। इसी तरह हमारे पास जो माल्टेज है ये कैटलाइज करता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्फा की, अल्फा ग्लूकोसाइड की, लेकिन ये बीटा ग्लूकोसाइड की जो है वो कैटलाइज उसको नहीं करता। इस तरह हमारे पास बॉन्ड स्पेसिफिसिटी एक आती है। इसी स्पेसिफिसिटी के अंदर एक टाइप आती है बॉन्ड स्पेसिफिसिटी।
तो इसमें वो एंजाइम होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं सिर्फ एक बॉन्ड या लिंकेज के लिए, जैसे कि हमारे पास ईस्टर लिंकेज है, पेप्टाइड लिंकेज है, ग्लूकोसिटिक लिंकेज है। तो ये जो है किसी एक बॉन्ड या लिंकेज के लिए जो एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं हम उनको बोलते हैं बॉन्ड स्पेसिफिसिटी। इसकी एग्जांपल है हमारे पास ईस्टरेसिस एंजाइम है जो कि ईस्टर बॉन्ड्स, जहाँ पे भी ईस्टर बॉन्ड होगा वहाँ पे ये एक्ट करेगा। इसी तरह हमारे पास पेप्टिडेसिस एक्ट करता है पेप्टाइड बॉन्ड पे। इसी तरह ग्लूकोसिडेसिस ये हमारे पास ग्लूकोसिडिक बॉन्ड पे एक्ट करेगा। उसके बाद हमारे पास है रेगुलेशन। तो एंजाइम एक्टिविटी जो है इसको हम रेगुलेट कर सकते हैं एक्टिवेशन या इनिबिशन के थ्रू। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट होती है वो रिस्पॉन्ड कर रही होती है, इसके अंदर जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो रिस्पॉन्ड कर रही होती है सेल की ज़रूरत के मुताबिक। ठीक है, जिस तरह प्रोडक्ट इंक्रीज होती जाएगी वो रिएक्शन को स्लो करती जाएगी, रिएक्शन स्लो डाउन होता जाएगा कि मेरी नीड ख़त्म होने वाली है, आप अपना प्रोसेस रोक दें, मुझे जो ज़रूरत थी मैंने वो चीज़ गेन कर ली है। एग्जाम्पल हमारे पास इसकी एग्जाम्पल है पेप्सिनोजिन, जो कि गैस्ट्रिक जूस से होता है। जब रिक्वायर होते हैं हमें तो पेप्सिनोजिन जो है वो कन्वर्ट होती है पिप्सन के अंदर। इसी तरह ट्रेप्सिनोजिन ये जो है ये हमारे पास पैंक्रियाटिक जूस के अंदर होती है। जब इसकी ज़रूरत होती है तो ये ट्रिप्सन के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। जो एक्टिवेशन होती है वो स्पेसिफिक आइंस या दूसरे एंजाइम्स के थ्रू होती है। एक्टिवेशन हम कैसे करवाते हैं, स्पेसिफिक एंजाइम्स के आइंस के थ्रू या कुछ डिफरेंट एंजाइम्स दूसरे एंजाइम्स के थ्रू एक्टिवेशन करवाते हैं। जिस तरह हमारे पास पेप्सिनोजिन है उसको हम जो है एक्टिवेशन उसकी होती है H पॉजिटिव आयन से। पेप्सिनोजिन के पास H पॉजिटिव आयन आएंगे तो वो पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह हमारे पर हम अगर ट्रिप्सिनोजिन की बात करें तो इसमें हमारे पास एंजाइम यूज होता है एंटीरोपेप्टाइडेस ये एंजाइम आता है और जो इसको एक्टिवेट करवाता है ट्रिप्सिनोजिन को और वो ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद हमारे पास आइसो एंजाइम की अगर हम बात करें इसको हम आइसोजाइम भी बोलते हैं। आइसो एंजाइम्स को हम आइसोजाइम्स भी बोलते हैं। तो ये वो एंजाइम्स हैं जिनकी सिमिलर कैटालिटिक एक्टिविटी होती है। ये सेम सबस्ट्रेट पे एक्ट कर रहे होते हैं और सेम प्रोडक्ट जो है वो हमें दे रहे होते हैं। इसकी एग्जाम्पल जो है हमारे पास वो LDH है, लैक्टेट हाइड्रोजिनेस, जो कि एग्जिस्ट करता है 5 डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर और हर जो हमारे पास ईच हैविंग 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, हर एक के पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। उसके बाद हम बात करें क्लासिफिकेशन की। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। तो हमारे पास एंजाइम्स जो हैं उनके जो बेसिस ऑफ रिएक्शंस उसको हम लोग जो है वो इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं जी इनकी बेसिस ऑफ रिएक्शन पे।
जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी थी, उसने डेवलप किया है एक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, जिसमें जो है एंजाइम्स जो है वो 6 मेजर क्लासेस के अंदर उनको डिवाइड किया गया, जिसमें जो है हर एक जो है वो एक न्यूमरियस सब ग्रुप के साथ जो हर एक है उसके आगे फर्दर जो है सब ग्रुप्स हमारे पास मौजूद हैं। तो हमारे पास बेसिकली 6 क्लासेस मौजूद हैं एंजाइम्स की। तो फर्स्ट क्लास हमारे पास है ऑक्सीडो रिडक्टेसिस। इसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो कैटलाइज करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को। इसकी एग्जांपल है हमारे पास लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। इसमें लैक्टिक एसिड रिएक्शन करता है। लैक्टिक एसिड आप लोग ये रिएक्शन लिख लें, नोट डाउन कर लें। लैक्टिक एसिड प्लस NAD पॉजिटिव, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। बोथ साइड पे एरो आप लोगों ने लगाना है। पायरोविक एसिड प्लस NAD प्रोडक्ट है, पायरोविक एसिड प्लस NADH प्लस H पॉजिटिव। उसके बाद हमारे पास क्लास नंबर 2 है, जो कि हमारे पास है ट्रांसफरेसिस। ट्रांसफरेसिस में हमारे पास enzyme catalyzing a transfer of a group other than hydrogen। मिथाइल हो सकता है, इसाइल हो सकता है, अमाइनो हो सकता है, फास्फेट ग्रुप हो सकता है, हाइड्रोजन के अलावा कोई भी ग्रुप हो सकता है। इसके एग्जाम्पल है हमारे पास enzyme catalyzing transfer of phosphorus containing groups ATP, dehexoses 6-phosphorase हेक्सो काइनेज भी हम इसको बोलते हैं। तो ATP प्लस डी हेक्सोस एरो ADP प्लस डी हेक्सोस 6-फॉस्फेट इसकी प्रोडक्ट है हमारे पास। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्लास वो हमारे पास है लाइगेसिस। लाइगेसिस के अंदर हमारे पास जो है ये वो एंजाइम होते हैं जो कि कैटलाइज करते हैं रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम सब्सटेंसेस से कोई भी ग्रुप रिमूव करने के लिए जो रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं एंजाइम, हम उनको बोलते हैं लाइगेसिस बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलाइसिस लीविंग डबल बॉन्ड्स। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस के अलावा जो है ये रिएक्शन करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस नहीं होती। उसके बाद हमारे पास क्लास 5 है आइसोमरेसिस। आइसोमरेसिस में हमारे पास आइसोमरेसिस में जितने भी एंजाइम कैटलाइज हमारे पास वो तमाम एंजाइम जो कैटलाइज करते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल, जियोमेट्रिक और पोजिशनल आइसोमर्स को, उन सबको हम आइसोमरेसिस के अंदर इंक्लूड करते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास है एंजाइम कैटलाइजिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ एल्डोज एंड कीटोसिस। कैटलाइजिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ एल्डोसिस एंड कीटोसिस इसकी हमारे पास एग्जाम्पल है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्लास है लाइगेसिस एंड सिंथेसिस। लाइगेसिस एंड सिंथेसिस, इसमें जो एंजाइम हैं वो कैटलाइज करते हैं linking together of two compounds coupled to the breaking of a
pyrophosphate bond in ATP or similar trinucleotides like इसमें हमारे पास GTP है, UTP है, और जो इंजाइम कैटलाइजिंग रिएक्शंस हैं वो बनाते हैं CO, CS बॉन्ड, CN बॉन्ड, CC बॉन्ड्स, इनके रिएक्शंस के रिजल्ट में बनते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स। इसमें हमारे पास इमल फिशर्स ने मॉडल दिया था जिसको हम बोलते हैं लॉक एंड की मॉडल। उन्होंने ये मॉडल दिया 1890 के अंदर। इमल फिशर्स ने, ये साइंटिस्ट हैं, इनका EMIL, इमल फिशर्स, FISCHERS, इमल फिशर्स ने मॉडल दिया। मॉडल कौन सा था? लॉक एंड की मॉडल। कब दिया? 1890 के अंदर। जो लॉक की मॉडल है इंजाइम का, ये कहता है कि जो एक्टिव साइट है इंजाइम की वो कंप्लीमेंट्री होती है शेप के अंदर अपने सबस्ट्रेट के लिहाज से, टू दैट ऑफ इट्स सबस्ट्रेट, अपने सबस्ट्रेट के लिहाज से इसकी स्पेसिफिक कंप्लीमेंट्री शेप होती है। जैसे कि उसने एग्जाम्पल दी कि जो शेप ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल है और जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो इसी तरह एक दूसरे के अंदर फिट आने चाहिए जिस तरह एक लॉक के अंदर एक की फिट आती है। एग्जैक्ट की नहीं होगी तो वो लॉक ओपन नहीं होगा। इसी तरह एग्जैक्ट हमारे पास सबस्ट्रेट नहीं होगी तो एंजाइम वर्क नहीं करेगा। उसके बाद 1958 के अंदर डैनियल कॉशलैंड, ये साइंटिस्ट का नेम है डैनियल कॉशलैंड, DANIEL, डैनियल कॉशलैंड, KOSHLAND, कॉशलैंड। इसने एक और मॉडल को पोस्टुलेट किया जिसमें इसने ये कहा कि जो एक्टिव साइट्स हैं, एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम और जो हमारे पास सबस्ट्रेट है, shape of the active site of enzymes are complementary to that of the substrate only after the substrate is bound, कि ये उसके लिए सिर्फ उस वक्त स्पेसिफिक होती हैं जब सबस्ट्रेट बाउंड हो जाती है। सबस्ट्रेट को बाउंड होने के बाद जो है ये उसके लिए कंप्लीमेंट्री हो जाती हैं। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन 1913 में ये मॉडल आया। ये दो साइंटिस्ट थे मिचल्स एंड मेंटन। मिचल्स MICHAELS, मिचल्स एंड मेंटन MENTEN। इन्होंने ये प्रपोज किया हाइपोथेसिस एंजाइम एक्शन के लिए जो कि सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। किनका? मिचल एंड मेंटन का जो हाइपोथेसिस है एंजाइम एक्शन के लिए इन्होंने 1913 के अंदर दिया, 1913 के अंदर दिया, ये मोस्ट एक्सेप्टेबल है। इसके अकॉर्डिंग क्या है, इस हाइपोथेसिस में क्या कहा गया कि जो एंजाइम मॉलिक्यूल है ये पहले कंबाइन करता है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनाने के लिए। पहले क्या करता है, ये कंबाइन होता है सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनाने के लिए, जो कि
मज़ीद जो है एक केमिकल रिएक्शन होता है S2P, जहाँ पे S जो है वो सबस्ट्रेट और P इज़ द प्रोडक्ट जो है वो बनती है, जो कि हमारे पास होता है जब एक सर्टेन नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है वो given instant possess enough energy to attain an activated condition called the transition state। जब वो फर्दर ट्रांजिशन स्टेट के अंदर चले जाते हैं, पहले कंबाइन होते हैं सबस्ट्रेट एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनाने के लिए, उसके बाद जो है वो फर्दर हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट के अंदर आते हैं, जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी होती है मेकिंग या ब्रेकिंग अ केमिकल बॉन्ड। हमारे पास जो ट्रांजिशन स्टेट होती है ये एनर्जी बैरियर की टॉप पे होती है, टॉप ऑफ द एनर्जी बैरियर सेपरेटिंग द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, रिएक्टेंट्स जो हैं वो और प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेपरेट होते हैं। जो रेट ऑफ गिवन रिएक्शन होता है वो वेरी करता है नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के साथ। ट्रांजिशन स्टेट के अंदर हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो वेरी करता है नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के साथ, और जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होती है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जिसके अंदर तमाम मॉलिक्यूल्स जो हैं वो 1 ग्राम मोल के जो सबस्ट्रेट है उसको गिवन टेम्परेचर को ट्रांजिशन स्टेट के अंदर लाने के लिए जो ज़रूरत होती है उसको हम बोलते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन आप लोग नोट डाउन करें। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to bring all the molecules in 1 gram mole of a substrate at a given temperature to the transition state. A rise in temperature by increasing thermal motion and energy causes an increase in the number of molecules on the transition state and thus accelerate a chemical reaction, जिसकी वजह से chemical reaction जो है वो accelerate हो जाता है। तो हमारे ग्राउंड स्टेट से ट्रांजिशन स्टेट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है 1 मोल ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस को ग्राउंड स्टेट से ट्रांजिशन स्टेट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है हम उसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं एंजाइम एक्टिविटी को। इसमें फर्स्ट हमारे पास टेम्परेचर है, उसके अलावा पीएच का इफ़ेक्ट है हमारे पास, उसके अलावा कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट है, इसके बाद हम बात करें अगर एंजाइम इनहिबिशन की, तो हमारे पास जो एंजाइम इनहिबिशन है कोई भी सब्सटेंस जो कि एंजाइम की वेलोसिटी को डिमिनिश कर सकता हो, एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन की जो वेलोसिटी है उसको
डिमिनिश कर सके, वो सब्सटेंस जो कि एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन की वेलोसिटी को डिमिनिश कर सके, हम उसको इनहिबिटर बोलते हैं। और जो प्रोसेस होता है उसको हम इनहिबिशन बोलते हैं। कोई भी वो सब्सटेंस जो कि एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन की वेलोसिटी को डिमिनिश कर सकता है या करता है, उसको हम इनहिबिटर बोलते हैं और उस प्रोसेस को हम इनहिबिशन बोलते हैं। हमारे पास जो दो मेजर टाइप्स हैं एंजाइम इनहिबिशन की, फर्स्ट वन इज इरिवर्सिबल एंड सेकंड वन इज रिवर्सिबल। हमारे पास फर्स्ट वन है इरिवर्सिबल और सेकंड टाइप जो है वो है रिवर्सिबल। जो हमारे पास इरिवर्सिबल होते हैं वो हमारे पास हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटाइलकोलाइन के अंदर वर्क करते हैं। इसके अलावा सर्टेन पोर्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम के अंदर वर्क करते हैं। इसमें हमारे पास जो DEP है वो इनहिबिट करता है ट्रिप्सन को, कीमोट्रिप्सन, इलेस्टेस एंड फॉस्फोग्लूकोम्यूटेस। इसके अलावा ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड जैसे कि हमारे पास मैलाथियोन, पैराथ्रोन, पेस्टिसाइड्स, ये इनहिबिट करते हैं एसिटाइलकोलाइनेस्ट्रेस को बाय द सेम वे एज DFP। उसके बाद अगर हम बात करें रिवर्सिबल इनहिबिशन की, तो ये जो टाइप है इनहिबिशन की, ये कम्पिटिटिव भी हो सकती है, नॉन कम्पिटिटिव भी हो सकती है और अनकम्पिटिटिव भी हो सकती है। इसमें अगर हमारे पास कम्पिटिटिव इनहिबिशन आए तो ये रिवर्सिबल इनहिबिशन की ये टाइप्स हैं। अगर आए रिवर्सिबल इनहिबिशन, तो रिवर्सिबल इनहिबिशन की हमारे पास 3 टाइप्स हैं, कम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन एंड अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो इसमें हमारे पास जो कम्पिटिटिव इनहिबिशन होती है तो ये तब होती है जब इनहिबिटर जो है वो बाइंड होता है रिवर्सिबली टू द सेम साइट दैट द सबस्ट्रेट वुड नॉर्मली ऑक्यूपाई। ये उस साइट के साथ बाइंड करता है जिसको नॉर्मली सबस्ट्रेट यूज कर रहे होते हैं। ये एंजाइम की उस साइट पे बाइंड करता है जहाँ पे नॉर्मली जो है वो हमारे पास सबस्ट्रेट जिसको यूज कर रहा होता है। इसी वजह से ये compete करता है सबस्ट्रेट के साथ साइट हासिल करने के लिए, तो इसको हम कम्पिटिटिव इनहिबिशन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको compete करना पड़ता है सबस्ट्रेट के साथ। तो इसमें जो कम्पिटिटिव इनहिबिशन है, इसके अंदर जो इनहिबिटर है और सबस्ट्रेट है वो compete कर रहे होते हैं सेम साइट के लिए एंजाइम पर। तो इसके जो क्लासिकल एग्जाम्पल है कम्पिटिटिव इनहिबिशन की वो है मेलोनेट जो कि compete करती है सुक्सिनेट के साथ, के साथ और इनहिबिट करती है एक्शन ऑफ सुक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज को। तो जिसके नतीजे में हमारे पास प्रोडक्ट बनती है फ्यूमरेट प्रोडक्ट बनती है और ये प्रोसेस होता है हमारे पास क्रिब्स साइकिल के अंदर। ये प्रोसेस कहाँ पे होता है हमारे पास?
ये प्रोसेस हमारे पास होता है क्रिब्स साइकिल के अंदर। उसके बाद हमारे पास अगर हम बात करें नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन की, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, जो इनहिबिटर है वो एक साइड जो है इंसान की, वहाँ पे तो हमारे पास जो है वो सब्सट्रेट अटैच होता है, ये उस साइड को छोड़ता है और दूसरी साइड पे आराम से जाके अटैच हो जाता है और रिएक्शन को इनहिबिट कर देता है। तो इसमें इसको compete नहीं करना पड़ता, इस वजह से हम इसको नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब हमारे पास जो इनहिबिटर है वो दूसरी साइड पे अटैच होता है, तो जो उसके अंदर कन्फर्मेशन के अंदर चेंजेस आती हैं, तो उसमें जो है वो रिएक्शन वो इनहिबिट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन के, अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो हैं वो बाइंड करते हैं किसी भी ऐसे साइड पे जहाँ पे जो इंजाइम सबस्ट्रेट की जो लोकेशंस होती हैं उनको छोड़ के किसी तीसरी जगह पे जाके वो जो है वो बाइंड करता है, इंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स के साथ बाइंड करता है अदर देन कैटालिटिक साइट, जो कि कैटालिटिक साइट्स होती हैं उनको छोड़ के किसी तीसरी जगह पे जाके बाइंड कर जाता है। तो इस वजह से हम इसको अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन, मीन कि वो कम्पीट करता ही नहीं है, वो मतलब उस जगह को ही छोड़ देता है, जो कैटालिटिक साइट्स होती हैं उनको छोड़ के किसी तीसरी जगह पे जाके बाइंड करता है। तो इस वजह से हम इसको अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन बोलते हैं। इस केस में हमारे पास वी मैक्स और के एम जो है वो डिक्रीज हो जाता है। अब आज के लेक्चर में अगर आप लोगों की कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लेना है। इसके अलावा मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ जो है वो बुक्स वगैरह शेयर कर दूँ। आप लोगों की असाइनमेंट है कि आप लोगों ने जो है पास्ट पेपर से इंसान से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप लोगों ने जो है वो नोट डाउन करने हैं और नोट डाउन करके वो आप लोगों ने ग्रुप के अंदर शेयर करने हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।